हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने नेशनल इनकम के बारे में बात की थी। हमने उनकी मीनिंग देखा था, उसके डेफिनेशंस देखी थी कि मार्शल ने क्या डेफिनेशन दी है, पिगो ने क्या डेफिनेशन दी है और फिशर ने क्या डेफिनेशन दी है, और उन्होंने दूसरे ऑथर्स ने क्रिटिसाइज भी किया था। और उस बेस पे हमने देखा था कि अलग अलग फैक्ट्स को अगर हम बात करें तो सब ऑथर्स की डेफिनेशन सही होती है और वो सही होती है, एप्रोप्रिएट होती है ना। कि हमने ये बात की थी कि अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो पिगो की डेफिनेशन सही है, मार्शल की डेफिनेशन सही है ना। हम वेलफेयर की बात करें तो फिशर की डेफिनेशन सही है। इस तरीके से हमने इसका कंक्लूजन निकाला था। आज हम बात करते हैं कि जो नेशनल इनकम से रिलेटेड कंसेप्ट्स होते हैं, वो बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, है ना। और उसमें से हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से, जीएनपी से, सकल राष्ट्रीय उत्पाद उसे कहते हैं या कुल राष्ट्रीय उत्पत्ति कहते हैं। उसके अलावा जीएनपी एट फैक्टर इनकम होता है, फिर क्या होता है? ग्रॉस नेशनल इनकम होता है, पर्सनल इनकम होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और हमारे अदर कंसेप्ट है, पर कैपिटा इनकम होता है, ठीक है। फिर पर्सनल इनकम होती है, नेशनल इनकम होती है, एनआई होती है, प्राइवेट इनकम होती है। तो ये सारे कंसेप्ट्स हम देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो उसमें आज हम फर्स्ट कंसेप्ट देखेंगे कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद किस तरीके से वो क्या होता है और उसका मेजरमेंट किस तरीके से होता है। ओके, तो हम बात कर रहे हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता क्या है एक्चुअल में? किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित जो समस्त अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के बाजार मूल्य का जो योग होता है वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है, जीएनपी कहलाता है। मतलब इसमें क्या होता है? विशुद्ध विदेशी आय जो होती है उसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। विशुद्ध विदेशी आय जो होती है उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द टोटल ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एनुअली इन द नेशनल इंक्लूडिंग नेट फॉरेन इनकम। वही बात कह रहे हैं ये, है ना। और ये किसी भी देश की वार्षिक उत्पादन क्षमता को इंडिकेट करता है। किसको? एनुअल जो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, उसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता जो होती है उसको ये एक्सप्रेस करता है। ये जो गुड्स फ्लो होती है ना, वस्तुओं का जो प्रवाह होता है उसको व्यक्त करता है, ठीक है। तो ये जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है इसमें क्या होता है? विशुद्ध विदेशी आय जो होती है उसको जोड़ा जाता है और जीएनपी में ओनली जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज होती है उन्हीं का बाजार मूल्य होता है और उसी को ऐड किया जाता है। क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में केवल जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य जो होते हैं, है ना, उन्हीं को जोड़ा जाता है। मतलब जो इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विसेज होती है उनके मूल्य को नहीं जोड़ा जाता। मतलब क्या है? मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है उसको इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। पूरा चीज़ है वो पूरी तरीके से बन गई है और उसका लास्ट जो फाइनल उसकी कॉस्ट है, फाइनल जो सर्विस है उसकी, वो उसके अंदर इंक्लूड की जाती है, ठीक है। और इन इंटरमीडिएट गुड्स को इसके अंदर इसलिए नहीं जोड़ा जाता है, क्यों? क्योंकि अंतिम वस्तुएं और सेवाएं जो होती है वो अंतिम उपभोग के लिए ही होती है। क्या होती है? अंतिम वस्तुएं और सेवाएं जो होती है वो क्या होती है? अंतिम उपभोग के लिए ही ये होती है, ठीक है। और उनको जब वापस या उनको क्या किया जाता है? पुनः विक्रय किया जाता है या उनका पुनः उत्पादन किया जाता है, तो वो प्रयोग उनका नहीं हो पाता है ना। उनका पुनः विक्रय भी नहीं होता है या उनका पुनः उत्पादन में प्रयोग उनका नहीं हो पाता है। जबकि क्या होता है? ये इंटरमीडिएट जो होती है, मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं, मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं का अभिप्राय जो होता है वो ये होता है कि ऐसी वस्तुएं और सेवाएं जो पुनः विक्रय की जाती है या पुनः उत्पादन के काम में आती है, वो रीप्रोड्यूस भी की जा सकती है और उनको रीसेल भी किया जा सकता है। ओके, अब ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था जो है उसमें अनेक प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती है। ऑब्वियस है कि इकोनॉमी है और इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी चीज़ें बनती है ना।
और उन्हें अलग अलग यूनिट्स में एक्सप्रेस किया जाता है ना। यूनिट्स उनकी अलग अलग होती है। जैसे अगर हम दूध की बात करें तो उसे लीटर में एक्सप्रेस किया जाता है। कपड़ा अगर हम बात करें तो उसे मीटर में एक्सप्लेन किया जाता है ना। सड़कों की हम बात करें, रेल निर्माण की बात करें तो उन सबको किलोमीटर्स में, है ना। अगर हम सर्विसेज की बात करें, सेवाओं की बात करें तो उनको घंटों और दिनों में एक्सप्रेस किया जाता है। तो इनकी हेट्रोजीनियस यूनिट्स जो होती है, इनकी अलग अलग इकाइयाँ जो होती हैं, उनका जो टोटल जोड़ होता है, एग्रीगेट जो जोड़ होता है, वो करना बहुत मुश्किल काम होता है। और उनसे सभी वस्तुओं और सेवाओं के मुद्रा के क्या होते हैं, सामान्य मापदंड में उनको व्यक्त करने के लिए उनको बाजार मूल्य में मापा जाता है। क्या किया जाता है, उन वस्तुओं और सेवाओं को मुद्रा के सामान्य मापदंड में इक्वलाइज करने के लिए उनको क्या किया जाता है, उनको एक्सप्रेस करने के लिए क्या किया जाता है, उनको बाजार मूल्यों में मेजर किया जाता है। और ये जो सभी प्रकार की वस्तुएं होती है, कौन सी, जो फाइनल सर्विसेज और गुड्स होती है ना, अंतिम वस्तुएं और सेवाएं होती हैं, उनकी मात्रा को उनके बाजार मूल्य से क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई करके सभी बाजार मूल्यों का जोड़ किया जाता है। क्या किया जाता है, सभी प्रकार की जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा होती है उनके बाजार मूल्यों से उनको गुणा करके सभी प्रकार के बाजार मूल्यों का जोड़ किया जाता है। और वो जो टोटल किया जाता है वही सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। क्या होता है, वही जीएनपी होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो जीएनपी है उसकी इम्पोर्टेंस तो है ही, और उसकी विशेषताएं क्या है। तो हम यहाँ उसकी 8 कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं कि अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग है। क्या है ये, फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो है उनका एग्रीगेट टोटल है। मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में केवल क्या होता है, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग होता है, और मध्यवर्ती या अर्धनिर्मित वस्तुएं जो होती है या जो सेवाएं होती है उनके मूल्य को इसके अंदर ऐड नहीं किया जाता, उनका वैल्यू ऐड नहीं किया जाता है। सेकेंड हम बात करते हैं, केवल आर्थिक क्रियाओं का इसके अंदर समावेश होता है। मतलब जीएनपी जो है उसमें केवल आर्थिक क्रियाओं का ही मूल्य जोड़ा जाता है जो विनिमय और मुद्रा के मापदंड की परिधि में आती है। मतलब जिनको हम एक्सचेंज कर सकते हैं और मनी से मेजर कर सकते हैं, मुद्रा से माप सकते हैं, वही आर्थिक क्रियाएं इसके अंदर जोड़ी जाती है। ठीक है, मनोरंजन, पारिवारिक स्नेह अगर हम बात करें, है ना, कि पेट्रियटिज्म की हम बात करें, हमारी जो फीलिंग्स होती है उनकी बात करें, तो उससे प्रेरित वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन जो होता है वो जीएनपी में ऐड नहीं किया जाता है। मतलब प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने बात की है कि अगर कोई पत्नी है वो एज अ हाउसवाइफ काम कर रही है, ठीक है, और उसकी जो सर्विसेज है उसको इसके अंदर ऐड नहीं किया जाएगा। या फिर किचन गार्डन जो है उसमें जो सब्जियां उगाई जाती है वो इसके अंदर नहीं आती है, मीन्स वो इस सकल राष्ट्रीय आय में ऐड नहीं होती है। इसी तरीके से जो ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं, जैसे हस्तांतरण भुगतान कहते हैं जिसे, मतलब पेंशन, ग्रेच्युटी, है ना, प्रीवियस में जो सर्विसेज की गई है उनसे कुछ आय हमको मिल रही है तो वो, उसी तरीके से सरकार द्वारा जो उसी वर्ष में बिना कोई काम किए, बिना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी किए भुगतान किए जाते हैं, जैसे स्कॉलरशिप दी जाती है, फाइनेंशियल हेल्प की जाती है ना, जो बेरोजगारी भत्ते दिए जाते हैं, वो सब भी जीएनपी में नहीं जोड़े जाते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से सरकार द्वारा क्या होता है, सार्वजनिक ऋणों को चुकाया गया जो ब्याज होता है ना, सरकार द्वारा क्या होता है, सार्वजनिक ऋणों पे, वो जो सार्वजनिक ऋण लिए जाते हैं और उन पे चुकाया हुआ जो इंटरेस्ट होता है वो भी जीएनपी में नहीं जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एट प्रेजेंट क्या है, उत्पादन का प्रतिफल नहीं है, ये क्या है, उत्पन्न आय नहीं है एट प्रेजेंट, क्योंकि प्रीवियस के भुगतान है ये सब। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं ये कि केवल वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं ही जीएनपी में शामिल होती है। मतलब जो एट प्रेजेंट वर्ष है, रिलेटेड जो वर्ष है, उसके अतिरिक्त वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जीएनपी में नहीं जोड़ा जाता है। बस कौन से साल में, प्रेजेंट ईयर में, मतलब इस साल में वो जो संदर्भ वर्ष है उसके अतिरिक्त जो होती है, मीन्स इस साल में जो अर्निंग वगैरह हुई है, जो गुड और सर्विसेज है, उन्हीं को इसके अंदर ऐड किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इसी साल बेची जाएगी,
ठीक है। फिर बात कर रहे हैं ये हस्तांतरण भुगतान, पूंजीगत लाभ और हानि या अवैधानिक गतिविधियां इसमें नहीं जोड़ी जाती है। मतलब जो चोरी डकैती वगैरह कोई करे या ब्लैक मार्केटिंग करता है ना, तो वो उससे प्राप्त जो इनकम होती है, उससे जो अर्निंग होती है, वो इसके अंदर नहीं जोड़ी जाती है। क्यों? क्योंकि वो इलीगल काम होते हैं। फिर बात कर रहे हैं ये नेक्स्ट विशेषता की कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है उसकी गणना मुद्रा के रूप में की जाती है। मेजरमेंट किसके अकॉर्डिंग होता है, किसके फॉर्म में होता है? मनी के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि समस्त वस्तुओं और सेवाओं को मापने के लिए यही एक सही मापदंड होता है। कौन सा? मुद्रा का, है ना। उसके अलावा हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद की जो गणना की जाती है वो अलग अलग दृष्टिकोणों में होती है, अलग अलग दृष्टिकोणों में, लेकिन सभी में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य एक सा रहता है ना। उनको जो उनके फैक्ट्स हैं वो तो अलग अलग हैं, लेकिन उनको जब देखा जाता है तो उनको उनका सबका वैल्यू एक सा रहता है ना। GNP is identically equal to GNI is identically equal to GNE, मतलब इस तरीके से उसको एक्सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें इकोनॉमी में जो गुड्स फ्लो होते हैं उसको एक्सप्रेस करता है। ये मतलब क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थव्यवस्था में वस्तु प्रवाह जो होती है उसको व्यक्त करता है, ठीक है। फिर बात कर रहे हैं हम कि विदेशों से प्राप्त सकल राष्ट्रीय उत्पाद का ये अंग होती है। क्या होती है? विदेशों से प्राप्त सकल राष्ट्रीय उत्पाद का ही ये एक अंग होती है। तो ये हमने देखी किसकी? सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है उसकी डेफिनेशन देखी है और उसकी विशेषताओं की बात की है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसको कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे, मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है उसका मेजरमेंट किस तरीके से होता है, ठीक है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो होती है उसको उसका मेजरमेंट जो किया जाता है या उसकी गणना जो की जाती है वो 3 अलग अलग बेसिस पे की जाती है, ठीक है। लेकिन सब में क्या होता है? GNP का जो मौद्रिक मूल्य होता है वो इक्वल रहता है ना। उसका जो मौद्रिक मूल्य है वो इक्वल रहेगा। फर्स्ट हम बात करते हैं बाजार मूल्यों पे कुल उत्पादन दृष्टिकोण, मतलब GNP एट मार्केट प्राइस। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि गणना विधि जो होती है इसमें वो देश में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक उत्पादन को बाजार मूल्य से जोड़ती है। इसमें क्या होता है? मध्यमवर्ती जो वस्तुएं होती हैं और सेवाएं जो होती है उनका मूल्य इसमें ऐड नहीं किया जाता है। मतलब एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक कोई भी कार इंडस्ट्री है, उसमें 200 कारें उत्पादित हो रही है और उन 200 कारों का 50,000 रुपये प्रति कार के हिसाब से क्या होएगा? 100 लाख रुपए, मतलब 1 करोड़ रुपए उससे मिलेगा। उपभोक्ता वस्तुओं को कितना मिल रहा है? 500 करोड़ रुपए मिल रहा है। उत्पादक वस्तुओं का कितना है? 300 करोड़ रुपए है। और सेवाओं का मूल्य कितना है? 300 करोड़ रुपए। तो इन सब का जो बाजार मूल्यों का टोटल होगा वही सकल राष्ट्रीय उत्पाद होगा, ठीक है। मतलब अगर हम कहें कि इसको एक फॉर्मूले के रूप में अगर हम इंडिकेट करना चाहे, एक्सप्रेस करना चाहे, तो हम ये कह सकते हैं कि GNP एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू, मतलब बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर क्या होगा? सार्वजनिक उत्पादन का मूल्य प्लस निजी उत्पादन का कुल मूल्य प्लस सभी आर्थिक सेवाओं का कुल मूल्य, ठीक है। और सेकंड कह रहे हैं ये कि कुल व्यय जो होता है वो दृष्टिकोण पे, कुल व्यय दृष्टिकोण पे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मतलब इस मेजरमेंट मेथड में क्या होता है, इस गणना विधि में क्या होता है? एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए जो कुल व्यय होते हैं उनको जोड़ा जाता है ना। क्या किया जाता है? गणना विधि में इस वर्ष, है ना, उसमें उत्पादित जितनी भी वस्तुएं होती है, फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो होती है, अंतिम वस्तुएं और सेवाएं जो होती है, उनके कुल व्यय को, उनके कुल एक्सपेंडिचर को इसके अंदर जोड़ा जाता है। और कुल व्यय में 4 तरीके के व्यय आते हैं। सबसे पहला है कुल उपभोग व्यय, जिसे C से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इसमें देश के परिवारों एवं लोगों द्वारा किए गए जो दैनिक उपभोग व्यय होते हैं, मतलब है ना, रोटी हम खाते ही है हमेशा, दूध हमें चाहिए ही चाय वगैरह के लिए, पीने के लिए, ईंधन चाहिए हमें हमेशा, उसका हम उपयोग करते हैं। ऐसी दैनिक उपभोग वस्तुएं, ठीक है, उन पे व्यय प्लस टिकाऊ उपभोग वस्तुएं जैसे हमारी कार है, हमारा रेडियो है, ये सब। फिर सेवाएं, जैसे जो टीचर्स सेवाएं दे रहे हैं, जो मनोरंजन किया जाता है, जो डॉक्टर है, वकील है, इन सबको वार्षिक आधार पे
कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, फिर सकल निजी विनियोग, उसको आई से इंडिकेट किया है। इसके अंतर्गत समस्त निजी उत्पादकों द्वारा एक वर्ष के दौरान क्या होता है, स्थिर विनियोगों, मशीनों, यंत्रों और कारखानों में विनियोग पे व्यय या स्टॉक और इन्वेंटरी मात्रा में वृद्धि की जाती है, और आय अर्जित करने वाली जो होती है संपदाएं, उन सब पे जो कुल व्यय किया जाता है वो इसके अंदर जोड़ा जाता है। ठीक है, क्या किया जा रहा है, कुल उपभोग व्यय किया जा रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कुल उपभोग व्यय C प्लस I। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे क्या आ रहा है, थर्ड सकल सरकारी व्यय। ठीक है, G से इंडिकेट कर रहे हैं इसे। इसके अंदर क्या होता है, सरकार द्वारा जो वस्तुएं और सेवाएं होती है उनकी जो खरीद होती है उस पे किए गए जो कुल वार्षिक व्यय होते हैं उनको इसके अंदर ऐड किया जाता है। जो क्या होते हैं, जो चाहे उपभोग व्यय होते हैं या उत्पादक व्यय होते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसा भी हो, है ना, वो चाहे कंजम्पशन का हो चाहे प्रोडक्शन का हो, लेकिन इनमें हस्तांतरण भुगतान जो होते हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स जो होते हैं, उनको इसके अंदर ऐड नहीं किया जाता है। ठीक है, और फिर फोर्थ यहाँ आ रहा है विशुद्ध विदेशी आय। ठीक है, विशुद्ध विदेशी आय जो होती है इसको x माइनस m से इंडिकेट करते हैं, और यहाँ x प्लस z लिखा हुआ है, वो भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं हम कि इसके अंदर क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं के जो वार्षिक निर्यात मूल्य होते हैं उनमें से वार्षिक आयात मूल्यों को घटाया जाता है। सिंपल है, वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक जो निर्यात मूल्य होते हैं उसमें से आयात मूल्यों को माइनस कर दिया जाता है। अगर जो बचे हुए हैं वो धनात्मक होंगे, मीन्स पॉजिटिव होंगे, तो क्या होएगा, तो जीएनपी बढ़ेगा। अगर ये शेष जो होते हैं वो धनात्मक होते हैं तब क्या होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है उसमें वृद्धि होगी, और अगर निर्यातों से आयातों का मूल्य अधिक होता है तो जो शेष होते हैं वो क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, जीएनपी तब घट जाएगी। तो इसको मैथमेटिकल वे में इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं हम कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर कुल पारिवारिक उपभोग व्यय प्लस सकल निजी विनियोग प्लस कुल सरकारी व्यय प्लस विदेश से विशुद्ध विदेशी आय जो मिलती है, मतलब जीएनपी इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G प्लस X प्लस Z। ठीक है, इसको हम इस तरीके से इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये क्या था, ये हमने देखा आज, क्या चीज़ देखी है हमने देखा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट देखा है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद या कुल राष्ट्रीय उत्पत्ति क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या है और उसको किस तरीके से मेजर किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे का जो कंसेप्ट है उसको देखेंगे। ओके, थैंक यू।